नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस बार लोकसभा चुनाव में जितना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन पहले कभी नहीं रहा है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आप मीडिया जगत की बात कर लें तो वो बटा हुआ है, आप शेयर मार्केट की बात कर लें वो बटा हुआ है, आप जो पूर्व अनुमान लगाए करते हैं चुनाव परिणामों के, यदि सेफोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं उनकी बात कर लें वो भी बटे हुए हैं। और हम बाजार किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आम जनता के बीच चले जाएं, उनके बीच भी इस बार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक पक्ष दावा कर रहा है, पूरी ताकत से दावा कर रहा है कि कुछ भी हो जाए इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे, तो दूसरी ओर एक और दूसरा पक्ष है जो पूरी ताकत से दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से, पूरे बहुमत से इस बार सत्ता में आ रहे हैं। हम बात करें ज्योतिषियों की, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो भी इस बार बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं मीडिया जगत में। मीडिया जगत में भी अब ये स्थिति हो गई है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है, केवल जी न्यूज को छोड़कर। जी न्यूज ने पिछले दिनों घोषणा कर दी थी कि अब हम निष्पक्ष रहेंगे और उन्हें पत्रकारिता की बड़ी भारी चिंता हुई थी। 3 मई को जी न्यूज़ के जो मालिक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने कहा था कि 180 देश की रैंकिंग में भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में 159वें नंबर पर है, इसलिए अब जी न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपने चैनल में मोदी भक्तों को नौकरी से निकाल दिया और उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लाइव दिखाना भी बंद कर दिए थे। तो हम जी को छोड़ दें तो जितने भी दूसरे चैनल हैं, अधिकांश चैनल की मैं बात कर रहा हूं, वो इस समय मोदी भक्ति में सराबोर है। आपने कल देखा होगा बनारस में जिस तरह क्रूज पर खड़े होकर कई चैनलों को नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिए, रोए, सब कुछ किया उन्होंने, वो आपने देखा होगा। लेकिन यदि आप अपने मोबाइल का, यदि जैसे ही आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कुछ भी हो जाए इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन रहे हैं। एक समय देश के जो बड़े पत्रकार थे, मुख्य धारा की पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करने के कारण उनकी नौकरियां गई। उन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किए हैं और यूट्यूब चैनल को आप देखेंगे तो इन चैनलों पर देश के तमाम नामी ग्रामी पत्रकार तमाम तर्कों के साथ ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बार बहुमत नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 220 तक रहेगी और एनडीए मिला ले तो 250 के अंदर सिमट जाएंगे। इस तरह के दावे हो रहे हैं। आप चैनल खोल लें पुण्य प्रसून वाजपेयी का, आप चैनल खोल लें रवीश कुमार जी का, आप खोल लें दीपक शर्मा जी, संजय शर्मा 4PM जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, अविशाल शर्मा, और सबसे ज़्यादा धमाल मचा रखा है इस समय एक युवा क्रिएटर हैं जो ध्रुव राठी ने तो इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कदर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है, उन्हें झूठा साबित करना, उनके खिलाफ तमाम सारी सबूतों के साथ वो पूरे वीडियो डाल रहे हैं और 2-4 नहीं करोड़ों लोग ध्रुव राठी को इस समय सुन रहे हैं। तो ये पूरा माहौल बनाने में ध्रुव राठी, दीपक शर्मा, आरफा खानम शेरवानी, अशोक वानखड़े, प्रोफेसर अभय दुबे, राजीव रंजन सिंह, डीवी लाइव जो चैनल है यूट्यूब पे, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 पत्रकार ऐसे हैं जो पूरी ताकत से अपना पक्ष टीवी चैनलों पर, खासकर सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दैनिक भास्कर के जो पूर्व ग्रुप समूह संपादक थे श्रवण गर्ग साहब, राकेश पाठक जी नई दुनिया में रहे हैं, और देश के बड़े पत्रकार जो भोपाल में मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं राजेश बादल जी, ये भी इस समय सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। और यदि इनकी रुख देखा जाए तो ये भी लोकतंत्र बचाने के नाम पर नरेंद्र मोदी का ही विरोध दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ इस समय इतना बड़ा मीडिया खड़ा हो गया है, और आप जैसे सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको केवल नरेंद्र मोदी का विरोध दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप मुख्य धारा की पत्रकारिता में जाते हैं तो वहाँ उनका स्तुतिगान मिलता है। दावा किया जा रहा है कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं, अब भी दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीत रहे हैं।
हमने आज शेयर मार्केट के बहुत बड़े ब्रोकर हैं भोपाल के, आदित्य जैन मनिया, उनसे बात की। उनका कहना है कि कुछ शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब शेयर मार्केट में भी अब इस तरह की हवा है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बन रहे हैं और 350 तो 370 तक सीटें आ सकती हैं। ये दावा आदित्य मनिया ने किया है। हम बात कर लेते हैं कुछ नेताओं के बारे में। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर। वो लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ भी कर लें, इस बार 220-230 सीट से ज़्यादा नहीं आ रही है, यानी वो भी सरकार नहीं बनाते हुए देख रहे हैं। हम बात करें सुब्रमण्यम स्वामी, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर वापस नहीं आ रहे हैं। एक सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, पहले सेफोलॉजिस्ट से अब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं और पूरे दुनिया में चुनाव विश्लेषण करते रहे हैं। उनका भी दावा है कि अब चुनाव करवट ले चुका है, अब किसी भी कीमत में 272 के मैजिक जो आंकड़ा है उसको नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी नहीं छू पा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के एक सहयोगी रहे और पूर्व IAS यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा बेशक अब किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन वे भी इस उम्र में टीवी चैनलों पर आकर दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से सरकार नहीं बना रहे हैं। तो आप देखिए कितना कन्फ्यूजन है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें हम मानते हैं कि ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, जिनकी पकड़ रही है, ये बहुत बड़ा जनाधार रहा है कई लोगों का, इनमें से कई डाटा एनालिसिस करते रहे हैं, तो ये ऐसे लोग दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे चुनाव विश्लेषक, जो चाणक्य जिसको आप कह सकते हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी का कोई नुकसान ही नहीं दिख रहा है। उन्होंने कल जो बयान दिया है, उनका कहना है कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं और उन्होंने एक तरह से नाम नहीं लिया है, लेकिन योगेंद्र यादव से पूछा है कि वे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहाँ कम हो रही हैं। तो मतलब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही नहीं दिख रहा है। तो आप अंदाज लगाइए कि किस तरह से इस समय मोदी समर्थन और मोदी विरोध में पूरा देश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ यही है कि अब मैं आपको लेकर चलता हूं ज्योतिषाचार्य जो भविष्यवाणी करते रहे हैं। अब कई मीडिया चैनल वाले अपने कैमरे लेके ज्योतिषाचार्यों के पास भग रहे हैं, आप बता दो कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्या वाकई मोदी वापस आ रहे हैं। एक ज्योतिषाचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य राजीव नारायण शर्मा, और आप इन्हें देखते होंगे 4 PM पे संजय शर्मा इनसे बात करते हैं, प्रति रविवार को ये चैनल पर आते हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं। राजीव रंजन जी का तो दावा है कि नरेंद्र मोदी ना केवल सत्ता से हटेंगे बल्कि पूरी की पूरी उस तरह के शब्द बोलते हैं जो मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि सर्वनाश होने वाला है, इस तरह की बात। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैंसर होगा, वे मरेंगे। और दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार एक प्रत्याशी को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई। बाद में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी जी, सुशील कुमार मोदी को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई। तो वो ये दावा होने लगा कि वो सही भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उनकी अगली भविष्यवाणी है कि मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि मोदी और मोदी के सहयोगी और जो अधिकारी उनके साथ काम कर रहे हैं, ये सब 4 जून के बाद जेल जाने वाले हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि एक ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि मोदी नहीं आने वाले हैं और उनकी पूरी टीम, ये लोग सब जेल जाने वाले हैं, इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन मैं और कुछ ज्योतिष की मैंने डिटेल निकाली है जो अलग अलग चैनलों पे आकर इस समय अपनी जानकारियां, उनके पास जो जानकारियां, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। एक आचार्य सलिल कुमार जी हैं जिन्होंने, मैंने उनका चैनल पे देखा 2024 में ही उन्होंने अभी 26 मार्च को घोषणा की है कि इस चुनाव में संघ का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा और भाजपा की कुंडली 400 पार तो नहीं जा रही है। 272 पे भी उन्हें संशय है। मतलब ये भी राजीव नारायण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आचार्य सलिल कुमार जी, आप नेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं उनके वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता कि मुझे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं उनके वीडियो भी दिखाता, मैंने वो सब डाउनलोड करके रखे हैं। एक ज्योतिषाचार्य हैं श्री कुमार जी, उन्होंने कहा है कि आसानी से मोदी पीएम बन रहे हैं, इस बार कोई संशय नहीं है। और एक बड़ी घोषणा कर दी है, 18 से 20 महीने बाद यानी कि 4 जून के बाद
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और 18 से 20 महीने बाद वे स्वेच्छा से इस पद को छोड़ भी देंगे और मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पद पे तो बैठे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है वो व्यक्ति। अब आप समझ सकते हो किसकी ओर इशारा है। मेरी जो बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि शायद वे अमित शाह जी की ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। ये बात आपको पता है, केजरीवाल जी ने भी कहा कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होंगे और वे रिटायर होंगे तो अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटा दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज और वसुंधरा राजे रमन सिंह को निपटाया गया, उसी तरह से। तो जो बात केजरीवाल जी कह रहे थे वही बात ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका नाम है ज्योतिषाचार्य श्री कुमार जी। आप नेट पे जाके देख सकते हैं, इनके वीडियो मेरे पास हैं। एक है आचार्य रमाकांत मिश्रा जी, इन्होंने 3 मई को घोषणा की थी, भविष्यवाणी की है कि छोटे छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हो रही है, बढ़ रही हैं और मोदी आराम से 372 से 10 प्लस माइनस 372 सीटें उनको लेते दिख रहे हैं। ये रमाकांत जी मिश्र कह रहे हैं कि आराम से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको और वे स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे। ये भी योग है, मतलब रमाकांत जी कह रहे हैं कि मोदी जी पीएम बनेंगे लेकिन जब भी वे हटेंगे पीएम की कुर्सी से वे स्वेच्छा से हटेंगे, वे चुनाव हारेंगे नहीं, चाहे वो अगला चुनाव हो या कोई भी हो। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री पद स्वेच्छा से छोड़ेंगे। एक ज्योतिषाचार्य और है सिद्धांत सहगल, इन्होंने भी 13 मई को एक घोषणा की है, वो वीडियो भी मेरे पास है, सोशल मीडिया पर डले हैं, आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह 2004 में जिस तरह मनमोहन अचानक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक उसी तरह से इस बार नरेंद्र मोदी के स्थान पर कोई आश्चर्यजनक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी के 99% पीएम बनने के चांसेस नहीं है, मतलब सहगल जी को नरेंद्र मोदी आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक और ज्योतिषाचार्य हैं आचार्य उपमन्यु, उन्होंने 5 मई को घोषणा की है कि इंदिरा गांधी की तरह ही नरेंद्र मोदी पर भी कोई हमला हो सकता है। इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। मैं इस तरह की घोषणाओं को महत्व नहीं देता और मैं इसको शुद्ध रूप से बकवास मानता हूं। प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनको एक भगवान लंबी जिंदगी देगा। एक और बड़े ज्योतिषाचार्य जिनका नाम है श्री संत बेत्रा अशोका, बहुत बड़े, इनका मैंने नेट पे जाके देखा तो इन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि 4 जून के बाद पार्टी गठों में बढ़ जाएगी, कांग्रेस पार्टी कई गठों में बढ़ जाएगी, मोदी का कार्यकाल 2030 तक रहेगा। मतलब ये यही चुनाव नहीं जीतेंगे, अगला चुनाव भी 2029 का भी जीतेंगे और वे स्वेच्छा से 2030 में स्वेच्छा से अपने उत्तराधिकारी को पद सौंप देंगे। ये एक बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जिनका नाम है श्री संत बेत्रा अशोका जी। तो अब अंदाज लगाइए कि ज्योतिषाचार्य बटे हुए हैं, नेता बटे हुए हैं, पत्रकार बटे हुए हैं, आपका शेयर बाजार बटा हुआ है, आम जनता बटी हुई है और किस किस की बात करें। मैंने अपने 40 साल के जीवन में अनेक चुनाव कवर किए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें इतना कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इस कंफ्यूजन की हर क्षेत्र में कंफ्यूजन है। मीडिया भी बटा हुआ है पूरी तरह से और मीडिया 2 भागों में बट चुका है पूरी तरह से। एक वो मीडिया जिसे सरकार से विज्ञापन मिलता है, एक वो मीडिया है जो विज्ञापन के बगैर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने में लगा हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन इस समय है। राजनेता भी बटे हैं, बीजेपी के अंदर भी तमाम बंटवारा है। कई लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केवल सुब्रमण्यम स्वामी एक नेता हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि मोदी पीएम नहीं बनेंगे। यशवंत सिन्हा भी बीजेपी में लंबे समय रहे, वित्त मंत्री रहे अटल जी के साथ, वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं बनेंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, पर यह कार्यक्रम बनाने के पीछे उद्देश्य इतना ही है, इस बार हर क्षेत्र में मोदी अगला पीएम होंगे या नहीं होंगे, इसे लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अब हमें देखना है कि 1 तारीख की शाम को जिस समय 7वें चरण का मतदान पूरा होगा और शाम 5 बजे के बाद 6 बजे के आसपास जब एग्जिट पोल आएंगे, उस पर कम से कम हमें संकेत मिलेंगे कि अब अगली सरकार किसकी होगी, मोदी तीसरी बार आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने मतों से आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, ये सारा भविष्य के गर्त में है। फिलहाल हमको अभी 4 तारीख का इंतजार करना होगा,
जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।